अपन अब पढ़ने वाले हैं रिकन्सिलिएशन का एक एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल तो क्या है, बस ये समझ लीजिए कि अब थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होंगे वो लेंदी होंगे, है ना। आई होप इसके पहले जो अपन ने रिकन्सिलिएशन के नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि भाई देखो, जो आपका रिकन्सिलिएशन होता है उसके दो टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 हम कर चुके हैं जिसमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग गिवन होता था, ठीक है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिवन होता था और रिकन्सिलिएशन गिवन नहीं होता था, ऑब्वियसली वो हमें बनाना होता था, ठीक है। ओके, इसके बाद टाइप 2 जब हमें करना है, टाइप 2 क्वेश्चन क्या होंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग भी गिवन नहीं होगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग भी गिवन नहीं होगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी गिवन नहीं होगा और रिकन्सिलिएशन भी गिवन नहीं होगा। सब कुछ आपको ही करना है। तो आप मानकर चलिए कि एग्ज़ाम में यदि टाइप 1 क्वेश्चन आया तो आएगा 5 मार्क्स का। कंपलसरी क्वेश्चन जो होते जनरली वहाँ पर रिकन्सिलिएशन आ जाता है 5 नंबर का। और अगर टाइप 2 क्वेश्चन आया तो 99.99% ये आएगा 10 मार्क्स का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो 5 नंबर में तो पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। तो भाई इस लेवल को हमें अच्छे से समझना है। अगर हम ये समझ गए तो आप मान के चलिए कि आपका चैप्टर ऑलमोस्ट एंड है, ठीक बात है। तो चलो, क्या करना होगा हमें टाइप 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखना, जैसे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो इसके लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ सकती है प्रॉफिट निकालने के लिए, या फिर आपको पूरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ सकते हैं। तो कॉस्ट लेजर्स बोल देता हूँ, ठीक है। आपको याद है लेजर्स, सारे लेजर बनाने पड़ेंगे, स्टोर लेजर, कॉस्ट लेजर, कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सब अकाउंट बनाने पड़ेंगे और फाइनली सीपीएल तक आपको जाना पड़ेगा। तो पहली बात, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि गिवन नहीं होगा, हमें खुद निकालना होगा। निकालने का तरीका क्या होगा, या तो कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी या कॉस्ट लेजर्स बनाने पड़ेंगे। सर दोनों में से कौन सा प्रेफर करना है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। दोनों एक साथ कभी हो ही नहीं पाएंगे। मतलब क्वेश्चन में या तो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी होगी कि आप कॉस्ट शीट बना पाएंगे, या फिर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी होगी कि आप कॉस्ट लेजर ही बनाएंगे, ठीक बात है। तो वो तो इन्फॉर्मेशन से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक बात है। ऑप्शन वाला काम नहीं है कि इससे कर लो या इससे कर लो, इन्फॉर्मेशन ही इस तरीके से गिवन होगी कि या तो आप कॉस्ट शीट बना पाएंगे या फिर आप कॉस्ट के लेजर बनाकर प्रॉफिट निकाल पाएंगे, ठीक बात है। दूसरा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका क्या होगा भाई, इसके लिए आपको फाइनेंशियल का P&L बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल P&L अकाउंट। सर ये कौन सा P&L है, अरे नॉर्मली जो आपने अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है वही यहाँ पर बनाना है, ठीक बात है। तो सर ये तो सिंपल है। और थर्ड, रिकन्सिलिएशन, तो ये तो सर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसा सीखा था हमने टाइप 1 में वैसा ही हमें रिकन्सिलिएशन करना है। सो सेम एज टाइप 1, ठीक है। रिकन्सिलिएशन तो सेम जैसा हम बनाते थे वैसा ही हमें बनाना है, ठीक बात है। तो सर समझना, कॉस्ट शीट बनाना हमें आती है, कॉस्ट लेजर बनाना भी हमें आते हैं। मेन बात है कि हम फाइनेंशियल P&L बनाना जानते हैं क्या। तो आपको लगेगा हाँ P&L तो हमने कई बार बनाया है अकाउंट में, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं मानता हूँ आप सही सोच रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म में गिवन होती है, मतलब जब इन्फॉर्मेशन एक साथ गिवन होती है, जैसे कि आप देखो जो क्वेश्चन आएगा उसमें कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन भी गिवन है और फाइनेंशियल का इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो उसमें से ये एक्सट्रैक्ट कर पाना कि कौन सा इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल वाले P&L में जाएगा और कौन सा इन्फॉर्मेशन केवल कॉस्ट अकाउंटिंग का है, ये काम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक बात है। तो हमें कहीं ना कहीं, आप बिलीव करिए, आपको अगर कुछ डिफिकल्ट लगेगा तो वो क्या लगेगा, फाइनेंशियल P&L बनाना, जबकि आपको ऑलरेडी आता है। और क्यों डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी उस इन्फॉर्मेशन से जिसमें कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। भाई क्वेश्चन में तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, अब आपको सोचना है कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल वाली P&L में जाएगी और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो केवल कॉस्ट रिकॉर्ड में यूज़ की जाएगी, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, आपकी हेल्प के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल P&L बनाना बता देता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल P&L अकाउंट, ठीक है। पहली बात तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह अकाउंट बनाने की कोशिश मत करना, यहाँ पर हमें डायरेक्ट बस प्रॉफिट निकाल कर बताना है, दैट्स इट। हमें कोई ट्रेडिंग या अलग से P&L बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बनेगा वो कंबाइंड बनेगा, ठीक है। ओके,
तो ये कैसे बनेगा समझ लेते हैं भाई। ये अपना आ गया ऐसे कुछ, ये हो जाएगा अपना डेबिट साइड और इधर हो जाएगा अपना क्रेडिट साइड, ठीक है। इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा अमाउंट, इधर अगेन पर्टिकुलर्स, इधर अगेन अमाउंट, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है। अभी क्या करने का है, आप ऑलरेडी जो जानते हो मैं उसको और सही ढंग से बता देता हूँ। देखो क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे सेल्स। हाँ सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी सेल्स से लिखते थे, ठीक है, बहुत अच्छा, आप जानते थे, बहुत खुशी हुई मुझे। सेल्स के बाद सेकंड क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक किसका आता है यहाँ पर, सारी चीज़ों का। सारी चीज़ें मतलब या तो स्टोर का, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का, या सीधा स्टोर लिख रहा हूँ मैं तो, है ना, स्टोर का, या फिर WIP का, और या फिर फिनिश गुड्स का। तो भाई सेल्स आता है और क्लोजिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल होंगे वो सब आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपका आ जाता है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स जैसे कि अपन बोल सकते हैं सेल, नहीं देखो इसको लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, या डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ये तो जनरल सी बात है यार, आपने कितनी बार P&L बनाया होगा अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते, है ना। तो 3 आइटम मेजर तौर पर नज़र आते हैं, एक तो सेल्स आएगा, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा और तीसरा अदर इनकम्स। वैसे भी यही 3 चीज़ें आती हैं और ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं तो इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से हर चीज़ को ध्यान में रख सको और आपको पहले से ही पता रही कि यार इतना इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो कुछ भी चीज़ स्किप ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। डेबिट साइड पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखना, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक किसका लिखना है, ओपनिंग स्टॉक किसका लिखना है बताइए। उन्हीं तीनों का जिनका क्लोजिंग स्टॉक था उन्हीं का ओपनिंग भी हो सकता है, स्टोर, WIP और फिनिश गुड, ठीक है। इसके बाद परचेजेस आ जाएगा। परचेज भाई आपको याद है ना, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, और क्या आता है भाई, तो ये तो मटेरियल का काम खत्म हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, परचेज भी हो गया एक तरीके से, है ना। फिर आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पर वेजेस, है ना, वेजेस आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका आ जाएगा कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड, इनफैक्ट कॉस्ट नहीं कहना चाहिए मुझे, ओवरहेड कहना चाहिए, क्योंकि मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, तो अभी ओवरहेड ही आएगा ना, तो ओवरहेड इनकर्ड। इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर जैसे कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड का खर्चा आ जाएगा, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो सकता है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है, इस टाइप के सारे खर्चे आ जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर कोई भी ओवरहेड जो है वो यहाँ पर हो सकता है। थर्ड नंबर पर जो आप अगले नंबर पर जो आता है वो है अदर एक्सपेंस। क्या आता है, अदर एक्सपेंस। इनके अलावा और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं वो सब आ जाएंगे। एग्जांपल दीजिए आप, जैसे कि इंटरेस्ट पेड, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हो सकता है ना, या गुडविल रिटर्न ऑफ, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, हर खर्चा ही तो आता है यार फाइनेंशियल P&L में, है ना। बस मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ओवरहेड और अदर एक्सपेंसेस, ठीक बात है। तो इन टोटलिटी अगर अपन बात करें तो कितने आइटम हैं, ये टोटल 8 आइटम है। 5 आइटम डेबिट साइड में है, 3 आइटम क्रेडिट साइड में है। इसको बताने का एकमात्र पर्पस कि कोई चीज़ स्किप ना हो, ठीक बात है। आपको पहले से ही पता रहे कि डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक हो सकते हैं, परचेज हो सकता है, वेजेस हो सकता है, ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड मतलब जो एक्चुअल खर्चे होते हैं,
तो उन सबको अपन यहाँ लिखने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में तो अपन वो ओवरहेड कौन से लिखते हैं, ओवरहेड अप्लाइड या चार्ज या एब्जॉर्ब, ऐसी कुछ शब्द यूज़ करते हैं ना, वो एस्टिमेटेड बेसिस पर होते हैं। पर फाइनेंशियल P&L में तो हर चीज़ एक्चुअली लिखते हैं ना, तो यहाँ पर सारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही आती है। तो ओवरहेड जो इनकर्ड वाले होंगे वो आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कुछ भी हो सकता है। और फिर अदर एक्सपेंस, जिसके एग्जांपल मैंने आपको अभी दिए थे, इंटरेस्ट पेड, गुडविल राइट ऑफ या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह वगैरह हो सकते हैं। ठीक बात है। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया हमारे लिए जो हमें बनाना होगा। ठीक बात है। अब चलो हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अच्छा, एक और बात, इसके बारे में भी कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं सेल्स के बारे में, तो सेल्स दोनों जगह सेम होती है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वही होगी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी वही होगी। अब सेल्स के लिए कोई ट्रीटमेंट थोड़ी होता है, सेल्स तो सेल्स है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में आप देखना, जो फिनिश गुड में की बात होगी तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग होगा। ठीक बात है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फिनिश गुड का स्टॉक होगा वो नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका कारण है कि वैल्यूएशन का तरीका अलग अलग है दोनों जगह पर। कॉस्ट अकाउंटिंग में भाई कॉस्ट पर वैल्यू कर देते हैं अपन फिनिश गुड को, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हो आप, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, या मेथड भी अलग अलग हो सकती हैं, फीफो लीफो वेटेड। अब भाई अकाउंट्स में तो लीफो अलाउड ही नहीं है, पर कॉस्ट में तो अलाउड है ना, ऐसे। तो फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग दिखेगा आपको। नॉर्मली आपको स्टोर और WIP का जो स्टॉक होगा वो नॉर्मली दोनों में सेम दिखाई देगा। जब तक कि वो खुद ना कह दे कि अलग है तब तक हम ये सेम मानकर चलेंगे। कारण क्या होता है, क्योंकि अकाउंट्स में भी नॉर्मली स्टोर WIP वगैरह कॉस्ट पर ही वैल्यू करे जाते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कॉस्ट पर वैल्यू होती ही, तो नॉर्मली आपको ये सेम दिखाई देंगे। ठीक बात है। यही काम आपको ओपनिंग स्टॉक में भी दिखेगा। ये दोनों जो हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में ही नॉर्मली आपको सेम दिखेंगे, जबकि फिनिश गुड जो होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है। परचेज तो परचेज होता है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो क्या होगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में ही सेम दिखेगा। वेजेस अगेन सेम दिखेगा आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी। हालांकि ये केवल कौन से वेजेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ ये डायरेक्ट वेजेस की बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि नहीं, यहाँ पर तो अपन टोटल ही वेजेस लिखते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर तो अपन टोटल वेजेस ही लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो इशू आएगा वो तो कहाँ पर आएगा आपका, ओवरहेड में चला जाएगा, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस ओवरहेड में चली जाती है। ठीक बात है, डन। तो भाई वेजेस हो जाएगा। इसके बाद तो वो वेजेस तो दोनों में नॉर्मली आपको सेम ही दिखेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी, तो जो भी दिया होगा वेजेस पेड वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक बात है। ओवरहेड का क्या है भाई, ओवरहेड पक्का दोनों में अलग अलग होंगे। ठीक बात है। तो ओवरहेड जो होंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक बात है। अदर एक्सपेंस का क्या स्टेटस है भाई, अदर एक्सपेंसेस का क्या स्टेटस है, अदर एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंटिंग में तो होंगे ही नहीं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होंगे। ये मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, है ना, 19-20 हो सकता है। जैसे आप बताइए, अब इंटरेस्ट पेड भी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी नहीं आता, मतलब इंटरेस्ट पेड कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, गुडविल राइट ऑफ नहीं आता, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ नहीं आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये खर्चे दिखाई नहीं देंगे, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो दिखाई देंगे, है ना। एक और ये अदर इनकम वाला रह गया था, इसमें भी सेम है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होगा ही नहीं, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम होंगी, अदर इनकम्स होंगी। इंटरेस्ट रिसीव कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। डिविडेंड रिसीव वही सेम बात, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। और ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के केस में भी यही है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कहाँ पर क्या होगा। ये एक नॉर्मल एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि ऐसा कुछ आपको दिखेगा। फिर तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि फाइनेंशियल P&L में सारे खर्चे एक्चुअल लिखे जाते हैं, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो ओवरहेड हो, चाहे वो अदर एक्सपेंस जो भी हो। ठीक बात है। वेजेस की बात करें अपन तो वेजेस का क्या है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, वेजेस पेड होता है, उसके बाद उसके दो टुकड़े करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को ओवरहेड में भेजते हैं, इस टाइप की सारी बातें होती हैं।
पर अपन फाइनेंशियल जब P&L की बात करेंगे तो सीधा क्या लिखेंगे, जो भी वेजेस हमें मिल जाएगा पेड वो हम सीधा लिख देंगे। ठीक बात है। एक और अंतिम बात कि फाइनेंशियल P&L जब हम बनाएंगे तो हमें ट्रेडिंग और P&L अलग अलग नहीं बनाना है, सीधे एक ही फॉर्मेट में पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें निकाल कर बताना है। ठीक बात है। तो जो भी प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट साइड में लिख देंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक बात है। चलो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हमने एक समझ लिया है, ये आप बना लेना ध्यान से अपनी कॉपी में ताकि प्रॉब्लम ना हो, है ना। और अब चलते हैं अपन एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो कि एग्जामिनर का बेहद फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक बात है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये तीनों आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है सर, इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क में क्यों दे रहे हो? देखो 26 में कराऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, अगर आपको डाउट हो तो पहले ही आप पूछ लेना और फिर स्टार्ट करना आप 23, 24 और 25। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन और कर लिए तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप इस काम में, है ना। इसके अलावा एक दो वेराइटी और बचेंगी जो अपन कर लेंगे, है ना। मेन जो है वो एग्जामिनर को पसंद है, वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन पसंद है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है भाई, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्टोर्स गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है भाई, परचेज गिवन है, ट्रांसफर फ्रॉम WIP गिवन है, इशू टू WIP, इशू टू रिपेयर मेंटेनेंस, शॉर्टेज फाउंड इन स्टॉक टेकिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और उससे कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर WIP गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, ओवरहेड गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये सारा इंफॉर्मेशन का है आपका कॉस्ट का है। ठीक बात है। फिर क्या गिवन है भाई, यहाँ लिखा है एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP। क्या कह रहे हैं, WIP से मतलब फैक्ट्री से ही हमने 12% जोड़कर और माल को बेच दिया है। तो आपको अगर याद हो तो अपन अभी तक क्या करते आए हैं, WIP अकाउंट बनाते थे। ठीक है, और इधर कुछ कुछ चीज़ें आती थी डेबिट साइड में, और फिर WIP कहाँ ट्रांसफर हो जाता था, फिनिश गुड में। फिर क्या होता था, हम फिनिश गुड अकाउंट बनाते थे तो फिनिश गुड में WIP के नाम से ही आ जाता था, और भी कुछ चीज़ें आ जाती थी। ठीक है, ऐसा कुछ होता था। फिर जो माल बिकता था उसे कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से हम आगे ट्रांसफ़र कर देते थे। फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल बनाते थे और कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट साइड में फिनिश गुड के नाम से लिखते थे, और फाइनली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल में आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता था और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते थे CPL में। तो इस तरीके से CPL के डेबिट में क्या आ जाता था, आपका कॉस्ट ऑफ सेल। तो हम समझ रहे हैं कि माल बिकने में कितने सारे अकाउंट्स बीच में आते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये लाइन लिखी ना, इस लाइन का मतलब पता है क्या है, कि आपको फिनिश्ड गुड अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिनिश्ड गुड्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट CPL बनाना है। मतलब ये हुआ कि आप यहाँ फिनिश गुड मत लिखिए, आप यहाँ पर फिनिश गुड मत लिखिए, आप सीधा CPL लिख दीजिए। ठीक बात है, और यहाँ पर सीधा COS की जगह पर आ जाएगा आपका WIP। तो उनका ये कहना है कि हमने फैक्ट्री से ही माल बेच दिया, पर ध्यान रखें यहाँ पर कॉस्ट ही आएगी, ऐसा मत करना कि यहीं पर प्रॉफिट जोड़ दो। ठीक बात है, यहाँ पर कॉस्ट ही लिखी जाएगी, वो कॉस्ट आ जाएगी CPL के डेबिट में, यहाँ पर प्रॉफिट ऐड करके हम क्रेडिट साइड से बेच देंगे। अगर आप यहीं पर 12% ऐड कर दोगे तो वो तो WIP अकाउंट में प्रॉफिट निकल जाएगा। अब WIP में कोई प्रॉफिट निकालने वाला अकाउंट थोड़ी ना, तो यहाँ पर कॉस्ट ही आएगी, लेकिन जो CPL अकाउंट होगा उसके डेबिट में जब ये कॉस्ट आ जाएगी तो हम क्रेडिट साइड से इसे बेच देंगे तो अपना प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप चाहें तो अपनी मन की शांति के लिए क्या कर सकते हैं, पहले WIP से फिनिश गुड में जाएं, फिर फिनिश गुड से COS में जाएं, फिर COS से CPL में जाएं, है ना, और फिर CPL बनाएं फाइनली। और दूसरा तरीका क्या है, सीधा WIP में CPL लिख दो और CPL के डेबिट में WIP लिख दो, तो एकदम फास्ट काम हो जाएगा, है ना। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया एग्जामिनर को बहुत पसंद है ना, तो स्पीड में काम हो जाएगा अपना, है ना। ओके, क्या लिखा है आगे, अदर इंफॉर्मेशन, वेजेस इनकर्ड, ओवरहेड इनकर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, आप देखना जब भी अदर इन्फॉर्मेशन दी होगी 99% इकाई के लिए होगी, फाइनेंशियल अकाउंट के लिए होगी। ठीक बात है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन तो ऊपर दे दी थी।
ठीक बात है। तो ये आपको जो मिलेगी वो फाइनेंशियल अकाउंट की ही दिखेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ ध्यान देना, ये 4 लाख है, अपने नोट्स में 40,000 लिखा था तो इसको 4 लाख करना है, और ये 8,40,000 है। ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग इज ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। शॉर्टेज जो हुई है, मतलब शॉर्टेज का हो या डेफिशिएंसी का हो या लॉस का हो, सब एक ही बातें हैं, तो उसको नॉर्मल मानते हुए हमें चलना है। एंड फाइनली यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट और रिकंसिलेशन। कुल मिलाकर आपको कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट लेजर बनाते हुए, फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना है, फाइनेंशियल P&L बनाते हुए, और फाइनली आपको रिकंसिलेशन बनाना है। ठीक है। बस आप एक क्वेश्चन आराम से समझ लो, आप पे बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो आंसर पर आ जाते हैं। ये रहा हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले तो सारे लेजर ओपन कर लेते हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के बिना तो काम होगा ही नहीं। देखो ये उन्होंने पूछा नहीं है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट उन्होंने पूछा नहीं है, मैंने केवल इसलिए बनाया है ताकि आपको मैं पूरी बात सिखा सकूं। पर एग्जाम में अगर जो अकाउंट नहीं पूछा है तो आप मत बनाओ, है ना। अच्छा, इसको बनाने का एक फ़ायदा भी है, अगर हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, क्योंकि सारे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उनको टोटल करोगे तो वो CLC के बैलेंस के बराबर आता है। तो CLC बनाने का एक फ़ायदा और है कि आपकी एक्यूरेसी का पता आपको चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाना है। ठीक बात है। तो सर इतने ही अकाउंट आपको बनाने हैं। फाइनली एक CPL है जो आपको बनाना है। ये इतने अकाउंट्स आपको बनाने हैं और यही आपसे पूछे गए हैं। केवल एक CLC है जो नहीं पूछा गया, फिर भी अपन ने बनाया है ताकि हम डबल इफेक्ट आसानी से दे सकें और अपने आंसर की एक्यूरेसी को चेक कर सकें। ठीक बात है। ओके, आपको रटना नहीं है कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, ओब्वियसली जो बोला वही बनाना है। CLC बस एक्स्ट्रा बनाया है अपन ने, है ना। ठीक है, और इसके अलावा वैसे भी यार जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वही अकाउंट बन पाएंगे। अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड खोल के बैठ गए, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बना के बैठ गए, या कॉस्ट ऑफ सेल बना के बैठ गए, पूछा है क्या, जरूरत है क्या, नहीं ना, तो छोड़ो फिर, है ना। चलो, तो हमने अकाउंट्स ओपन कर लिए सबसे पहले। तो अब क्या करना है भाई, अब सबसे पहले स्टोर दिया है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है 12,60,000। तो चलो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं स्टोर का। ओपनिंग बैलेंस 12,60,000, सहमत हैं आप। ओके, फिर क्या है, WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना, 25,20,000, ये भी लिख देते हैं। WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया है 25,20,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन ऐसा कर लेते हैं, है ना, डन। अब देखो और किसी अकाउंट का बैलेंस तो हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो एक और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, वो क्या है, ध्यान से सुनना। अब बताओ, उन्होंने स्टोर लेजर का बैलेंस दिया है 12,60,000 दिया है, और WIP का बैलेंस दिया है 25,20,000। तो आप सोचो, अगर इन दोनों का डेबिट बैलेंस है तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर है, मतलब CLC का बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। उन्होंने ये बात बताई नहीं है क्योंकि उनको अपन से CLC बनवानी नहीं, उन्होंने अपन से CLC बनाने को बोला ही नहीं, तो उन्होंने CLC का बैलेंस भी हमें नहीं दिया है। पर आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ट्रांजैक्शन का एक साइड हमें दिख रहा है, एक एस्पेक्ट दिख रहा है, डेबिट साइड दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड भी तो होगा ही ना यार, समझ रहे हैं आप बात, और वो कहाँ होगा, CLC में। तो आपको एक काम करना है, 12,60,000 जो स्टोर लीजर का बैलेंस है और WIP का जो बैलेंस है वो है 25,20,000, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने पर आएगा ये 37,80,000। तो ये हमने लिख दिया, देखो यहाँ पर, सहमत हैं आप मुझसे। तो दोनों अकाउंट का बैलेंस, दोनों लीजर का बैलेंस डेबिट था, तो हमने उन दोनों को ऐड करके क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक बात है। तो ऐसा कई बार होगा कि एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सारे लेजर के बैलेंस तो दिए हों ओपनिंग वाले, पर आपको CLC का बैलेंस दिया ही ना हो। तो दिया नहीं होगा तो आप CLC में बैलेंस लिखोगे नहीं तो क्या होगा, आपका आंसर कभी टैली होगा ही नहीं, आप सोचोगे यार पता नहीं क्या गड़बड़ हुई। तो ध्यान देना, जब बैलेंस नहीं दिया है तो आप खुद से टोटल करके आप बैलेंस BD करके CLC में लिख देना। एक नई बात है जो अपन ने इस क्वेश्चन में सीख ली है। ठीक है, अब आगे परचेज करा है भाई, परचेज करा है 67,20,000 का माल। स्टोर बढ़ गया है, एंट्री क्या होगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू CLC। तो चलो
स्टोर बढ़ा देते हैं। देखो 2 CLC 67,20,000, तो CLC के क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो ये लेगा 67,20,000 SLC के नाम से, ठीक है। आगे ट्रांसफ़र फ्रॉम WIP, मतलब WIP से माल वापस आ गया है, ट्रांसफ़र टू WIP नहीं है, ट्रांसफ़र फ्रॉम WIP। तो WIP कम हो गया और माल कहाँ आ गया, स्टोर में, तो स्टोर बढ़ गया है, ठीक है। तो WIP को कम करना है, स्टोर को बढ़ाना है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, ठीक है। चलो देखो कितना है 33,60,000, तो 33,60,000 से WIP को कम करना है, स्टोर को बढ़ाना है। स्टोर को देखो 33,60,000 से हमने बढ़ा दिया है और WIP को हमने 33,60,000 से कम कर दिया है, ठीक बात है, ओके। फिर क्या है भाई, इशू टू WIP, इशू टू WIP 67,20,000, स्टोर रूम से निकलकर माल कहाँ चला गया, फैक्ट्री में, तो WIP बढ़ गया, स्टोर रूम कम हो गया, तो WIP डेबिट और स्टोर लेजर क्रेडिट। WIP को बढ़ाना है, स्टोर को कम करना है। स्टोर को कम करना है तो देखो 67,20,000 से कम कर दिया स्टोर, और WIP अकाउंट में डेबिट साइड में दिखेगा आपको, देखो ये WIP बढ़ गया आपका SLC के नाम से, स्टोर लीडर कंट्रोल अकाउंट के नाम से 67,20,000, ठीक है, ओके। फिर क्या है, इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,40,000, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आपने इशू करा है स्टोर, मतलब आपने इनडायरेक्ट पर्पस के लिए माल इशू करा है, तो एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्या एंट्री होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर तो भाई कम हुआ ही है ना, तो स्टोर तो क्रेडिट होना ही था, तो स्टोर कम हुआ है और कहाँ गया है, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में। चलो तो स्टोर अकाउंट चेक करते हैं, 25,20,000, सॉरी कितना अमाउंट है, 8,40,000, ये रहा 8,40,000 है ना। चलो चेक करते हैं, स्टोर रूम में देखो फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ये लिखा 8,40,000, ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में देखो ये लिखा SLC के नाम से 8,40,000, दूसरा बैग दे दिया हमने, है ना, ओके। फिर क्या है, शॉर्टेज फाउंड एंड स्टॉक टेकिंग 2,52,000, शॉर्टेज की कितने ट्रीटमेंट बताए थे हमने, 2 ट्रीटमेंट बताए थे। कौन कौन से ट्रीटमेंट बताए थे भाई हमने, एक तो बताया था कि अगर नॉर्मल लॉस हो, अगर नॉर्मल रीजन की वजह से शॉर्टेज हो या डेफिशिएंसी हो, तो क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर देना है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर तो कम हुआ ही है भाई, चाहे नॉर्मल रीजन से हो चाहे एबनॉर्मल से हो, स्टोर तो कम हुआ ही है ना, तो स्टोर को तो हमें क्रेडिट करना ही था। अगर नॉर्मल लॉस है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस होता तो फैक्ट्री ओवरहेड की जगह CPL डेबिट कर देते, ठीक बात है, CPL में भेज देते। तो यहाँ पर तो नॉर्मल बोला है, अपन से कहा था नॉर्मल मानना है, तो हमने ये एंट्री पास करना है, ठीक है। तो स्टोर को कम कर देते हैं, किस नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। स्टोर में देखो, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से 2,52,000 कम कर दिए, और फैक्ट्री ओवरहेड में देखो आप SLC के नाम से 2,52,000 आपको दिख सकते हैं, डन, ओके। अब कहाँ आ गया भाई, WIP पर आ गया, उसका ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया है। आगे क्या है, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड क्या करते थे भाई, डायरेक्ट वेजेस का आप ही मुझे बता दीजिए, डायरेक्ट वेजेस का क्या करते थे अपन। सर अपन ना पहले एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC वाली एंट्री करते थे, हाँ सर याद आ गया हमको, आपने बताया था, पहले एक टोटल अमाउंट की एंट्री पास करते हैं, वो क्या होती थी, खर्चा डेबिट, मतलब वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, ऐसे एंट्री करते थे, ठीक है। वो वेजेस इनकर्ड की एंट्री करते थे। फिर क्या करते थे, जो डायरेक्ट वेजेस होती थी उसे WIP में ट्रांसफ़र करते थे, WIP टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये डायरेक्ट वेजेस के लिए करते थे। इनडायरेक्ट वेजेस का क्या करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, है ना, ऐसे करते थे। तो इस तरीके से पूरा वेजेस कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करते थे। अभी यहाँ तो केवल डायरेक्ट दिया है, कोई बात नहीं। अब नीचे जाकर देखो, अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है वेजेस इनकर्ड। सर लेकिन आपने तो कहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है ये। अरे बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो ये है ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है, कोई काम की नहीं, ऐसा नहीं है भाई, है ना। वेजेस पेड तो दोनों में सेम होगी ना, वेजेस इनकर्ड तो दोनों में सेम होगी, बस इतना पर्पस होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में वो बाइफर्केशन करके इधर उधर करते रहते हैं, है ना, मतलब डायरेक्ट वेजेस WIP में ट्रांसफर करना, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा वेजेस पेड होता है अपने फाइनेंशियल P&L में, है ना। तो वेजेस इनकर्ड हमको दिया है 39,40,000, सॉरी 29,40,000, 29,40,000। तो पहले हमें इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो इसके लिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC 29,40,000, ठीक है। अपन ने वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाया है, देखो क्या लिखा है, देखो आप CLC के नाम से 29,40,000,
CLC के क्रेडिट में देखो, CLC के क्रेडिट में देखो, अब ये आ गया 29,40,000 वेजेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से। अब सवाल क्या है सर, जो डायरेक्ट वेजेस होगी वो WIP में जाएगी, तो देखो WIP में कितनी चली जाएगी 25,20,000, WIP में कितनी जाएगी 25,20,000। कहाँ गिवन है, देखो बेटा ये गिवन है 25,20,000 डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड, ठीक है डन। और इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ चली जाएगी, ऑब्वियसली जो बची भाई 29,40,000 में से 25,20,000 तो WIP में चली गई, बची कितनी 4,20,000, तो वो कहाँ चली जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी, इनडायरेक्ट वेजेस कहलाएगी वो, है ना। अब इन दोनों के डबल इफेक्ट दे देते हैं। तो पहली बात तो WIP का डेबिट चेक करो, देखो ये लिखा है 25,20,000 वेजेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से। और दूसरी बात फैक्ट्री ओवरहेड का डेबिट देख लो, देखो ये लिखा है वेजेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से 4,20,000। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर क्या है मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है, समझ रहे हो, और रिकन्सिलेशन वाले क्वेश्चन तो अपने हो ही रहे, ठीक है। और रही बात कि अपना फ्लो कब बनेगा, वो बन जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, फिर एक आध क्वेश्चन और करिए तो आपका फ्लो बन जाएगा, आपको नॉर्मल लगने लगेगा ये सब, है ना, ठीक है। फिर क्या है, ओवरहेड अप्लाइड 90,08,000। ध्यान रखें ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड मतलब ये शब्द एक ही है सारे, अप्लाइड, ट्रांसफर्ड, चार्ज, एब्जॉर्ब, सब एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांसफर, ओवरहेड कहाँ ट्रांसफर होता है बताओ मुझे, ओवरहेड कहाँ ट्रांसफर होता है फाइनली WIP में, है ना भाई। डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट WIP में जाते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे पहले फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं और फिर फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाता है अल्टीमेटली WIP में, ठीक बात है। तो अप्लाइड मतलब ट्रांसफर्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ ट्रांसफर होता है WIP में, ठीक बात है। तो एंट्री क्या होगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, होगी कि नहीं होगी, WIP बढ़ गया फैक्ट्री ओवरहेड कम हो गया। तो चलो WIP को बढ़ाना है तो WIP के डेबिट में दिखना चाहिए 90,08,000। चलो चेक करते हैं WIP के डेबिट में, देखो लिखे हैं क्या, हाँ सर फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ये लिखे हैं 90,08,000, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अब कौन सी साइड में दिखेगा, क्रेडिट साइड में WIP के नाम से, देखो ये दिख रहा है WIP के नाम से 90,08,000, ठीक है बहुत अच्छे। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है WIP का 15,20,000, क्लोजिंग बैलेंस भी ये लिख दिया है हमने फैक्ट्री ओवरहेड का, अरे सॉरी काय का बैलेंस दिया था, एक सेकंड रुकना यार भाई, अच्छा ये WIP का क्लोजिंग बैलेंस दिया 15,20,000, तो ये लिख दिया हमने 15,20,000 डन। अब कुछ बचा है क्या, हाँ सर अब बचा है एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP। मतलब WIP में जो भी कॉस्ट निकलेगी, मतलब फैक्ट्री के हिसाब से जो भी कॉस्ट निकलेगी हमारे प्रोडक्ट की, उस कॉस्ट में 12% जोड़कर हम बेच देंगे माल को, ठीक है। तो इसको अभी हमने कुछ नहीं करा है। रही बात काय की अपनी वेजेस इनकर्ड 29,40,000, इसको हम ट्रीट कर चुके हैं। ओवरहेड इनकर्ड को अभी तक हमने ट्रीट नहीं करा है। ओवरहेड इनकर्ड की क्या एंट्री होती थी बताओ आप, हाँ सर आपने बताया था कोई भी खर्चा इनकर होगा तो क्या एंट्री होती कॉस्ट अकाउंटिंग में, खर्चा डेबिट टू CLC, तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC ऐसा एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, चलो आओ कर देते हैं। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कहाँ है, देखो ये लिखा CLC के नाम से 95,50,000, अमाउंट चेक करो इतना ही था, हाँ सर। और CLC में किस साइड, क्रेडिट साइड, ये देखो 95,50,000 डन, ओके। अब केवल दो ही अमाउंट बचे हैं जिनका हमने कुछ नहीं करा है, कौन से, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सर ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकम है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकम है, ठीक बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग का तो पूरा काम खत्म हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की केवल दो ही इन्फॉर्मेशन है जो केवल मतलब एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इनका कॉस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, अब एक काम करते हैं, अब बैलेंसिंग करने चलते हैं अपन सारे लेजर्स की। चलो आ जाओ, सबसे पहले स्टोर लेजर का बैलेंस निकाल देते हैं। स्टोर लेजर का बैलेंस निकाल देते हैं अपन, कलर कौन सा ले लें, अपन ले लेते हैं ये वाला रेड ले लेते हैं, ठीक है। स्टोर लेजर का बैलेंस आ रहा है 35,28,000, ठीक है। सबसे बड़ी बात WIP का बैलेंस देखना आप, WIP बहुत अच्छा अकाउंट है इस बार, देखो ये ओपनिंग बैलेंस था WIP का, ये सब चीज़ें और फैक्ट्री में आ गई, तो यहाँ पर उसका देखा जाए तो टोटल निकल जाएगा, यहाँ इसका टोटल निकल जाएगा। अब देखना इतना माल
वापस चला गया था, ठीक बात है। इतना माल अभी भी बचा है, तो बाकी कहाँ गया? बाकी का माल बनकर बाहर चला गया। समझ रहे हैं आप? इतना खर्चा आपने करा, उसमें से इतना रिटर्न हो गया, तो नेट खर्चा आ गया, और नेट खर्चे में केवल इतना ही माल अब अधूरा है। हमने कहा बाकी का माल कहाँ है? बोले बनकर बिक गया, बनकर आगे चला गया। आगे मतलब कहाँ? CPL में भेजना है। तो आप जब बैलेंसिंग करेंगे तो ये अमाउंट पता है कितना आएगा? 158,88,000। ये आई, ये पता है क्या है? 158,88,000 ये है कॉस्ट उस माल की जो बेचा गया, कॉस्ट उस माल की जो बेचा गया, ठीक बात है। तो फैक्ट्री में कुछ क्लोजिंग बैलेंस बच गया है, वो है 15,20,000। तो हमने कहा बाकी का गुड्स कहाँ गया? बोले बाकी का माल बिक गया। कहाँ गया? बोले वो सर फिनिश गुड में नहीं गया, क्योंकि वो अकाउंट बनाया नहीं था, COS में नहीं गया। सीधे मतलब ना तो फिनिश गुड में गया, ना COS में गया, बल्कि सीधे कहाँ गया? CPL के डेबिट में, ठीक है। और फिर भी अगर आपका मन है कि आपको टाइम पास करना है, तो आप क्या करिए, CPL जो लिखा है इसकी जगह पर क्या कर दीजिए? फिनिश गुड लिख दीजिए। फिर फिनिश गुड बनाइए, फिनिश गुड अकाउंट बनाइए, उसके डेबिट में यही लिखिए, फिर क्रेडिट में COS के नाम से आगे भेज दीजिए। फिर COS बनाइए और फिर CPL में भेजिए, और फिर जाइए आप CPL अकाउंट बनाने। इतना टाइम पास करने से अच्छा क्या है? सीधा CPL लिख दो, है ना। अब बच्चे गलती पता है कहाँ करते हैं? बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि इसमें ना हो सकता है वो कितना परसेंट जोड़ना था प्रॉफिट, बोले 12% यहीं जोड़ दिया। अब यहाँ जोड़ दोगे तो WIP अकाउंट में प्रॉफिट निकल जाएगा। भाई WIP अकाउंट में थोड़ी ना प्रॉफिट निकालते हैं, वो तो फिर CPL क्यों बनाते हैं? तो प्रॉफिट तो CPL अकाउंट में निकलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ तो केवल कॉस्ट आएगी, ठीक है, ओके। तो WIP अकाउंट में हमारा ये निकल आया है बैलेंस, ये सबसे स्पेशल अकाउंट था, ठीक है। बीजेस अकाउंट ऑटोमेटिकली टैलीड ही रहता है वो तो, है ना। फिर CLC अकाउंट, CLC अकाउंट को होल्ड करिए 2 मिनट के लिए, इसको सबसे आखिरी में करते हैं, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, देखो ये सब टिक लग चुके हैं, इनका कुछ नहीं करना है। ये सारे खर्चे पता है आपको कौन से होते हैं? एक्चुअल। फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखे होते हैं एक्चुअल वाले, ठीक है। अब देखना ये सब खर्चे हुए आपके एक्चुअल में, और WIP में आपने कितने ट्रांसफर कर दिए? 90,08,000। WIP में आपने कितने ट्रांसफर कर दिए? 90,08,000। तो खर्चे हुए कितने? यहाँ टोटल आ जाएगा, और उसमें से इतने खर्चे आपने आगे भेज दिए, WIP में ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कस्टमर से चार्ज कर लीजिए। तो इसको कहा जाता है एक तरीके से ओवरहेड रिकवर्ड। क्या कहा जाता है? ओवरहेड रिकवर्ड कहा जाता है इसको, ठीक बात है। तो खर्चे हुए इतने और रिकवर हो पाए कितने? 90,08,000। कितने रिकवर नहीं हो पाए? कितने हम कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं कर पाए, चार्ज नहीं कर पाए, उससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए? 20,54,000, 20,54,000। ये क्लोजिंग बच गया। तो सर इस क्लोजिंग का क्या करें? अंडर रिकवरी का क्या करते हैं आप बताइए? CPL में भेजते हैं या कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पीरियड कर देते हैं? ऐसे अपने पास अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो सर क्या करें? CPL में भेज दें या फिर अपन यहीं क्लोजिंग लिखकर छोड़ दें? तो देखो यार बेटा, ऐसा है, दोनों ही ट्रीटमेंट 100% सही है। आप भी जानते हैं कि एक चीज़ के मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, और ये हमने ओवरहेड अकाउंट में पढ़ा भी है, और वो ट्रीटमेंट में से कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपके बुक के अकॉर्डिंग, मतलब बुक वाले नॉर्मली क्या चाहते हैं और क्या करवाते हैं। वो क्या करते हैं, इसको 99% CD लिखकर छोड़ देते हैं। कारण क्या है सर बैलेंस लिखकर छोड़ देने का? कारण साफ है कि जब आप आगे चल के रिकन्सिलेशन बनाओगे ना, तो रिकन्सिलेशन में अंडर रिकवरी का अमाउंट कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो रिकन्सिलेशन में कुछ तो दिखाने के लिए हो जाएगा, नहीं तो देखना, समझना, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, गहरी बात होने वाली है। अगर आपने इसको CPL में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक बात है, तो फिर समझना आपने एक तरीके से पूरे के पूरे खर्चे जो एक्चुअल वाले थे वो डेबिट कर दिए। सोचो आप ध्यान से, जैसे ऐसे समझना आप, इसका ना मैं टोटल करके बता देता हूँ आपको। 8 डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, इससे अच्छा क्रेडिट जोड़ देता हूँ। 90,08,000 प्लस 20,54,000, ये आ रहा है कितना? 110,62,000, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ये एक्चुअल खर्चे हैं ओवरहेड के, डन। इतने आपने WIP में ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब आपने कस्टमर से रिकवर कर लिए, ऐसा समझ लीजिए आप। तो आपने ये कहीं ना कहीं कल के दिन ये कॉस्ट जो 90,08,000 की, ये CPL के डेबिट में चली जाएगी, ठीक है, और क्रेडिट साइड से ये माल बिक जाएगा और कस्टमर से हम वसूल कर लेंगे। अब सोचो 20,54,000 जो है, ये जो अमाउंट है ये अंडर रिकवरी का है। अगर आपने इसको CPL में ट्रांसफ़र कर दिया तो सोचो आप, कहीं ना कहीं CPL में, ये भी CPL में जाना है और ये भी आपने CPL में भेज दिया, तो इन टोटल आपने 110,62,000 ही CPL में भेज दिया। तो फिर तो आपने एक्चुअल खर्चे ही CPL में डेबिट कर दिए, और फाइनेंशियल P&L में तो एक्चुअल खर्चे वैसे ही डेबिट होते हैं।
तो दोनों में एक्चुअल एक्चुअल हो गया तो डिफरेंस आएगा ही क्यों, रिकन्सिलेशन में फिर ये आइटम आएगा ही नहीं। तो सर ये तो और अच्छा हो गया, हाँ और अच्छा हो गया, आपका रिकन्सिलेशन में आइटम नहीं आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन फिर जब आप ऐसा करोगे तो हो सकता है रिकन्सिलेशन में एक भी आइटम ना आए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, वो सही नहीं लगता अपन को कि यार कुछ ना कुछ तो दिखाई दें अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से। तो इसलिए हम इसको सीडी लिखकर छोड़ देते हैं, है ना। मैं अपनी बात को फिर से बोल रहा हूँ, ये खर्चे एक्चुअल है, फिर उसमें से 90,08,000 आपने CPL के डेबिट में भेजना ही है भाई। ये कल के ये अगर WIP में गया तो WIP तो CPL में जाता ही है भाई। WIP फिनिश गुड में, फिनिश गुड COS में, COS CPL में, तो अल्टीमेटली तो CPL में जाना ही है 90,08,000। और 20,54,000 ये अंडर रिकवरी है, ये CPL में नहीं जाना था, सपोज एक ये नहीं जाना था, लेकिन ये भी आपने भेज दिया, ये भी भेज दिया, तो अल्टीमेटली आपने 110,62,000 ही CPL में डेबिट कर दिया। तो मतलब एक्चुअल ओवरहेड आपने CPL में डेबिट कर दिए। एक्चुअल ओवरहेड अगर आपने डेबिट कर दिए तो एक्चुअली फाइनेंशियल में होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो रिकन्सिलेशन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से अलाउड है, ठीक बात है। ऐसा भी करते हैं वो कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते हैं, इसे CD लिखकर छोड़ देते हैं और फिर इसे रिकन्सिलेशन में एडजस्ट करके दिखाते हैं, ठीक बात है, डन। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। आखिरी बचा क्या आपका CPL में देखो भाई, WIP से क्या आया, 1,58,88,000, ठीक है, 158,88,000, ठीक है। इसमें कितना जोड़ना है, इसमें कितना ऐड करना है, 12%। आप कर दीजिए 12% ऐड, 158.88 प्लस 12%, तो आ रहा है 177.94560। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 19,06,560। इसे हम CPL में CLC में भेज देंगे प्रॉफिट को, ठीक है। ध्यान से CPL बनाया आपने तो ये 2 CLC और आ गए, तो इनका डबल इफेक्ट तो देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको निपटा देते हैं। इधर ये लिखा है क्रेडिट साइड में, तो CLC के डेबिट साइड में लिख जाएगा। देखो CLC के डेबिट साइड में ये लिख दिया हमने, ठीक है। और ऐसे ही ये लिखा है CPL के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, CPL के डेबिट साइड में लिखा है, तो CLC के क्रेडिट साइड में चेक कर लो आप, देखो ये लिखा है, डन। अब हमने सारे काम कर दिए हैं, प्रॉफिट भी निकाल दिया, हमें प्रॉफिट ही निकालना था, ठीक है। अब आपको अगर आपका आंसर चेक करना है तो आप एक काम कर लेना, यहाँ पर एक बैलेंस निकाल के देख लेना, यहाँ पर आप CLC का बैलेंस निकाल लेना और सारे लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंस है उनको ऐड करके देख लेना, ये टैली हो जाएगा, डन। सर इतना सारा टाइम लग गया अपन को केवल एक क्वेश्चन को करने में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहली बार समझा रहा हूँ, आप भी ये क्वेश्चन पहली बार ही पढ़ रहे हैं। आप देखना आगे चल के, आप देखना कि आपको ये क्वेश्चन बेहद सिंपल लगेगा, आपको लगेगा क्या ये पूछते रहते हैं, है ना, बहुत ईजी लगेगा आपको। अभी तो पहली बार कर रहे थे, थोड़ा सा अपन बातों को खींच रहे हैं, है ना, ज़्यादा समझाना पड़ रहा है। तो भाई CPL मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं 19,06,560। अब मूव करते हैं फाइनेंशियल P&L की तरफ। ये रहा, थोड़ा सा गंदा फाइनेंशियल P&L बनाया है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है आपको ये, है ना। याद करिए फाइनेंशियल P&L में कितने आइटम आते थे, 8, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, अदर इनकम, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कॉस्ट इनकर्ड वाली मतलब एक्चुअल खर्चे, है ना, और 5वां अदर एक्सपेंस, ठीक है। तो हो गए टोटल 8 आइटम। अब हमें फाइनेंशियल P&L बनाना है, तो स्टार्ट करेंगे अपन हमेशा क्रेडिट साइड से, आसान होता है क्रेडिट साइड। सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स तो हम निकाल ही चुके थे भाई। जो CPL मतलब कॉस्टिंग P&L में जो सेल आएगी वही फाइनेंशियल P&L में आएगी, सेल तो सेम ही होती है, अपनी पहले भी बात हुई थी। क्लोजिंग स्टॉक देखो आप, SLC और WIP हमने वही क्लोजिंग स्टॉक लिए हैं जो कॉस्टिंग P&L मतलब कॉस्ट में आए थे, याद करो आप, देखो यहाँ पर ये रहा और WIP का ये रहा, समझ रहे आप। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 99% आपको स्टोर और WIP का बैलेंस मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो सेम ही दिखाई देगा, ठीक बात है। रेयरली कभी ऐसा होगा जब वो खुद ही बोल दें कभी कि नहीं ये अलग अलग है, तो वो एक अलग ही केस हो जाएगा, है ना। और रही बात फिनिश गुड के स्टॉक की, तो वो था ही नहीं, फिनिश गुड अकाउंट ही हमने नहीं बनाया इनफैक्ट, ठीक है, हमने तो सीधा WIP से ही बेच दिया था, तो इसलिए फिनिश गुड का स्टॉक नहीं आया, ठीक है। अदर इनकम में क्या आएगा भाई, देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगी अदर इनकम में, तो अदर इनकम में आ गई 4 लाख, ठीक है। क्रेडिट साइड हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो सेल्स पूरा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी पूरा हो गया, वही ले लिया हमने। अदर इनकम बस हमने अलग से लिए, इन्वेस्टमेंट
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वाली जो केवल फाइनेंशियल में आती है ना। ओपनिंग स्टॉक अगेन जो कॉस्टिंग P&L में थे, स्टोर का भी वही, WIP का भी वही, फिनिश गुड का था ही नहीं, ठीक है। परचेज सेम टू सेम जो गिवन होगी, कितनी गिवन थी, 67,20,000, देखो ये गिवन है ना, ठीक है। वेजेस इनकर्ड 29,40,000, देखो गिवन है वेजेस इनकर्ड। इनकर्ड मतलब आप एक्चुअल खर्चा मान के चला करो, है ना। तो फाइनेंशियल P&L में हम ये सब थोड़ी करते रहते हैं कि यार डायरेक्ट WIP में जो, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में जो, ये सब थोड़ी करते फाइनेंशियल में। सीधी बात, जो खर्चा हुआ सो खर्चा डेबिट कर दो, आप खत्म बात, ठीक है। कौन सा हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, वो प्राइस निकालनी है, उसके लिए कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, दुनिया भर का गणित थोड़ी करना फाइनेंशियल P&L में, वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं ना। फिर कॉस्ट इनकर्ड, इसमें बेसिकली वो खर्चे आ जाते हैं जैसे कि ओवरहेड वाले, है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड गिवन था, देखो आप फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड गिवन था 95,50,000, वो भी लिख दिया। अदर एक्सपेंस में एक ही खर्चा था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये रहा 8,40,000, ये रहा 8,40,000, डन। नेट कर दीजिए, तो लॉस आ रहा है हमको, भाई देख लीजिए आप, लॉस आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, ये आ रहा है इतना लॉस, 5,87,440, डन, इतने का लॉस आ रहा है। तो अपने पास कॉस्ट का भी प्रॉफिट है, फाइनेंशियल P&L का भी प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अब बनाना है रिकन्सिलेशन, 1 मिनट का काम है, ठीक है। ये है रिकन्सिलेशन, ठीक है। कहाँ से शुरू करें सर, कहीं से भी कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के प्रॉफिट से या कॉस्ट रिकॉर्ड के प्रॉफिट से, है ना। अपन ने शुरू करा है प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अब वो हमेशा ऐसा करते हैं, तो अपन भी ऐसा कर देते कि ठीक है यार, बाकी तो आप कैसे भी मिलाओ, मैच हो गई, है ना, ठीक है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट जो आया था वो हमने लिख दिया 19,06,560। अब कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। और वो भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसको शुरू कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ, स्टार्ट कैसे करना है, रिकन्सिलेशन बनाते कैसे हैं। तो ये तो आप लिख दोगे कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ऐड और लेस। अब सवाल है कि शुरू कहाँ से करेंगे, कौन से आइटम ऐड करने, कौन से लेस करने हैं। तरीका बताता हूँ आपको, है ना, प्लीज़ आप ऐसे ही करना। तरीका क्या होगा, अपन फाइनेंशियल P&L में जाएंगे और उसके क्रेडिट साइड से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उठा लेंगे सेल्स, और सेल्स को देखकर क्या कहा, अरे ये तो सेम है भाई, सेल्स तो सेम है दोनों जगह, तो सेल्स को भूल जाओ, है ना, ये तो रिकन्सिलेशन में नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों जगह सेम था, ये भी रिकन्सिलेशन में नहीं आएगा। अदर इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता ही नहीं है। तो अब सुनना, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, अरे यार फाइनेंशियल वालों ने तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी लिखा है 4 लाख, उन्होंने 4 लाख का प्रॉफिट माना है, या 4 लाख की इनकम बुक करी है, 4 लाख को ऐड करा है उन्होंने, है ना। किस में ऐड करा है, अपने प्रॉफिट में। हमें उनके जैसा बनना है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, 4 लाख ऐड कर लेना चाहिए। उन्होंने क्या करा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को ऐड करा है 4 लाख को। ये ऐड किसको करते हैं यार, इनकम्स को। लेस किसको करने की बात कर रहा हूँ मैं, खर्चों को या लॉसेस को। तो जब भी इनकम की बात होगी तो मैं ऐड करने की बात करूँगा, एक्सपेंसेस की बात होगी तो मैं लेस करने की बात करूँगा। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को उन्होंने ऐड करा हुआ, ठीक है, उन्होंने ऐड करा है, तो हमें उनके जैसा बनना है, तो हमें भी ऐड करना चाहिए। तो चलो ऐड कर देते हैं 4 लाख, देखो ये रहा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 4 लाख ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पूरा खत्म हो गया, डन। अब आ जाते हैं डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक सेम टू सेम है भाई, फिनिश गुड है ही नहीं, उसी का नॉर्मली अलग होता है, इनका तो है ही नहीं अलग, है ना। परचेज सेम ही होता है, वेजेस इनकर्ड सेम ही होता है, कॉस्ट इनकर्ड जिसमें ओवरहेड आता है, ओवरहेड अलग अलग होता है, ध्यान से, ओवरहेड अलग अलग होता है, ठीक बात है। तो ओवरहेड अलग अलग होता है, तो उसका क्या करना है भाई हमको, उसमें जो अंडर रिकवरी आई होगी हमें उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बताइए क्या अंडर रिकवरी हमने कहीं निकाली थी, अंडर रिकवरी निकाली थी, देखो ये निकाली थी हमने अंडर रिकवरी 20,54,000। तो ये अंडर रिकवरी सीधे यहाँ हम लिख देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 20,54,000। सहमत हैं आप मेरी बात से। अब पता है, ध्यान से सुनना आप, यहाँ था 95,50,000, ठीक बात है। मैंने इसको कॉस्ट से कंपेयर नहीं करा, मैंने डायरेक्ट क्या करा, मैं कॉस्ट लेजर में गया, वहाँ पर जो अंडर रिकवरी थी वो ले ली। ऐसा क्यों करा मैंने, ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये एक एक्सक्लूसिव खर्चा है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में तो और भी सारे इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, ठीक बात है, जैसे कि इनडायरेक्ट वेजेस या मटेरियल इशूड फॉर इनडायरेक्ट पर्पस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो आप फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा, तो 95,50,000 ये तो है ही, इसके अलावा और भी इतने सारे खर्चे हैं,
ठीक बात है। तो सारे ओवरहेड को कंसिडर करते हुए जो अंडर रिकवरी आई है वो हमें कहाँ लिखनी होती है, रिकन्सिलेशन में, ठीक बात है। तो वो मैंने लिखी। आप ऐसे मत सोचना कि ये 95,50,000 है, इसको आप कंपेयर करो कॉस्ट अकाउंटिंग से, या फिर मतलब आप कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ओवरहेड को कंपेयर करो, है ना। वो कंपेरिजन एक अकाउंट में हो चुका है। कहाँ हो चुका है, आपके फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो ये वहीं से उठा लेते हैं अपन सीधे डायरेक्टली, है ना। यहाँ से करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि अब देखो ना, अब वेजेस का भी आप देखो, या 29,40,000 लिखा है, जबकि इसका इनडायरेक्ट पोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में लिखा है, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब बिल्कुल परेशान ना होइए, मेरे क्लियर कट वर्ड्स को सुनिए आप। ओपनिंग स्टॉक डिस्कशन ही नहीं होता, परचेज डिस्कशन ही नहीं है, वेजेस इनकर्ड है, केवल इनकर्ड वाले खर्चे ही फाइनेंशियल P&L में हम लिखते हैं। क्योंकि इनकर्ड मतलब अपन मान के चलते एक्चुअल खर्चे, केवल एक्चुअल वाले लिखने, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और रही बात अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड की, तो वो हम कहाँ से उठा लेंगे, वो हम उठा लेंगे ओवरहेड वाले अकाउंट से। वहाँ पर सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे चल के मैं आपको अलग तरीके से भी समझा दूंगा कि देखो कैसा कैसा गेम हुआ होगा, कि वो मतलब अंडर रिकवरी कैसे आया, है ना। आप देखो ना यार, ये सारे खर्चे क्या हैं, कहीं ना कहीं ये सारे खर्चे एक्चुअल हैं, है ना। ये वो है जो हमने ट्रांसफ़र कराया आगे, तो नेट हो तो गया, अभी उसको फिर से दोबारा से जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना। डन। आखिरी क्या बचा, अदर एक्सपेंस में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये खर्चा उन्होंने घटाया है, नहीं खर्चा तो घटाते ही है, तो उन्होंने घटाया है, हमें उनके जैसा बनना है तो हम भी घटा देते हैं। तो लो, हमने भी घटा दिया, ठीक है, ये घटा दिया हमने। चेक करो आप, आंसर टैली हो रहा होगा। तो कितनी आसानी से हो जाता, सोच कर देखिए आप। केवल क्या करना है आपको, फाइनेंशियल P&L उठाइए, उसके क्रेडिट साइड से शुरू हो जाइए, एक एक आइटम को मिलाकर निपटाते जाइए, है ना। बस अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ना कौन से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ठीक बात है। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, अपन डिस्कस करके उसे समझ लेंगे। इसके अलावा अभी और अलग टाइप के क्वेश्चन भी हमें थोड़ी सी देखने मिलेंगे, मतलब थोड़ा सा वैरायटी चेंज होगा। हालांकि रिकॉर्ड्स वगैरह वैसे ही बनेंगी, पर ठीक है, कुछ और भी अलग टाइप के आइटम, कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। तो बस अभी तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर अपन आगे और समझते हैं, ठीक है। ओके।